हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चला रखा है जो एग्ज़ाम को देखते हुए जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको देखते हुए कुछ मिक्स अप मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं दोस्तों हम यहाँ से। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई थी। तो किसके कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना विलंबित हुई थी? तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण वो विलंबित हुई थी दोस्तों, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी वगैरह लग गई थी, तो इसलिए वो विलंबित हुई थी। अगर हम देखते हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो 1951 से 1956 तक चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। पंचवर्षीय योजना 5 सालों का टारगेट होता था, कुछ ना कुछ करने का, ठीक है? तो 51 से 56 5 साल, 56 से 61 5 साल, 61 से 66 5 साल, ठीक है दोस्तों? अगर दोस्तों आगे बात करता हूँ शूटिंग गार्ड, जो शूटिंग गार्ड है, ये गार्ड नहीं है गार्ड है। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शूटिंग गार्ड का प्रयोग जो होता है बास्केटबॉल में किया जाता है, ठीक है दोस्तों? प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में और शब्द क्या है? पॉइंट रक्षक। इसी से रिलेटेड है ये शब्द, इनको भी आप याद रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में। तो पॉइंट रक्षक, शूटिंग रक्षक, इस्माइल फॉरवर्ड या शक्ति अग्रसेन या केंद्र, ये जो शब्द हैं दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है। आप लोग इनको भी थोड़ा ध्यान रखना। टेबल टेनिस 2 या 4 खिलाड़ी होते हैं टेबल टेनिस में। इसके कुछ टेबल टेनिस के शब्द हैं दोस्तों, क्या-क्या हैं? जैसे कि आपके सामने चाप, चोप कहते हैं चोप, कार्य, रेले, रैली और ड्यूस और पिप्स। ये शब्द किससे रिलेटेड है? ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। चोप, कार्य, रैली, ड्यूस और पिप्स। दोस्तों आगे बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? वो किया था खिलजी वंश ने। किसने किया था? खिलजी वंश ने। कितने साल किया था? लगभग 30 वर्ष किया था दोस्तों। मैंने यहाँ पे कुछ आपको वंश भी लिख दिए हैं और उनका टाइम पीरियड भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। जैसे कि गुलाम वंश, अगर मैं गुलाम वंश की बात करता हूं तो 1206 से 1290 के बीच में 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। अगर मैं खिलजी वंश की बात करता हूं तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश है भैया। फिर तुगलक वंश, तो 1320 से 1414 तक तुगलक वंश और सैयद वंश 1414 से 1450 तक सैयद वंश। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 तक लोधी वंश हुआ था। आप इनको क्रम से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इनको क्रम से लगाने के लिए भी आजकल एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है दोस्तों? आगे देखते हैं, अशोक के कंधार शिलालेख की खोज की गई थी। जो अशोक के कंधार शिलालेखों की खोज की गई थी, कब की गई थी? 1958 में। कब की गई थी दोस्तों? 1958 में अशोक के कंधार शिलालेखों की खोज की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर, जो अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगाया था दोस्तों, खराज कर, एक किसान की उपज के लगभग कितने के बराबर था? तो जो खराज कर था किसान की उपज के लगभग 50%, 50% के बराबर था दोस्तों। और खराज क्या है? दिल्ली सल्तनत कृषि भूमि कर था भैया, ये जो देना पड़ता था उपज का 1/3 से आधा, ठीक है भैया? उपज का 1/3 से आधा भाग था और गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। क्या था? गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। दिल्ली सल्तनत, एक सेकंड रुकेंगे। दिल्ली सल्तनत के दौरान विभिन्न प्रकार के और भी कर लगाए जाते थे, जैसे कि जकात, मुसलमानों द्वारा वसूल की गई संपत्ति पर कर था ये। अगर मैं खाम की बात करता हूं दोस्तों, तो खाम कब्जा की गई लूट या लूट का 1/5 भाग तो को खाम कहते थे। पूछते थे एग्जाम में, पूछा जाता है दोस्तों कि खाम कर क्या होता था? तो जो भी कोई कुछ लूट के आता था तो उसको लूट का 1/5 हिस्सा किसको देना पड़ता था? उसको जो दिल्ली सल्तनत थी उसको देना पड़ता था। जजिया की अगर मैं बात करता हूं, गैर मुस्लिम विषयों पर कर था दोस्तों ये। किस पर था जजिया कर? गैर मुस्लिम विषयों पर था, मतलब गैर मुसलमान लोगों पर था। और इस जजिया कर से महिला, बच्चों और बूढ़ों को छूट दी गई थी दोस्तों, कि ये भाई ये छूट है, तुम लोग इसको जमा नहीं करेंगे। यानी वॉलीबॉल की अगर बात करते हैं, 6 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं वॉलीबॉल में, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे।
डैश सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। तो कौन सा है दोस्तों सूफी भक्ति संगीत का एक रूप? तो कव्वाली। ठीक है, कव्वाली आप लोगों ने सुनी भी होंगी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये गाया कहाँ गाया जाता है? भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोकप्रिय है। एक दोस्तों आता है कजरी। तो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न अर्धशास्त्रीय गायन की शैली है ये। उत्पत्ति कहाँ हुई है? भोजपुरी शब्द इसकी कजरा से उत्पत्ति हुई है दोस्तों, और यूपी बिहार का लोकप्रिय है ये। दोस्तों आगे बात करते हैं हम संगम काल की। संगम काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच का माना जाता है। देखो इसके इतने लिखित साक्ष्य कोई इसके मिले नहीं थे, जो भी हैं ये आपके सामने है। ठीक है, ये भी काफी है, याद करने वो दिक्कत होती है इसको, इससे वैसे इतना पूछा जाता है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने डाल दिए हैं। जैसे कि जनता के लोकप्रिय देवता कौन थे भैया? संगम काल में जनता के लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव और दूसरे थे मुरुगन। ठीक है, तो शिव और मुरुगन। संगम साहित्य मुख्य रूप से शिव और मुरुगन को समर्पित था। इस काल में हीरो स्टोन पत्थर नाडू काल पूजा महत्वपूर्ण थी। पूजे जाने वाले अन्य देवता कौन थे? मायोन। कौन थे दोस्तों? संगम युग में अगर बात करते हैं हम, आयोन कहते थे विष्णु जी को, वेंदन कहते थे इंद्र को, और वरुण और कोराबाई कहते थे कृष्ण को। ठीक है, भगवान बलराम का भी उल्लेख मिलता है किसमें? संगम युग में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए किसे नोमित किया भाई? सन 2024 में जो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोमित किया था, किसे किया था भाई? सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए नोमित किया था। चुन्नी गोस्वामी एक पेशेवर भारतीय, जो चुन्नी गोस्वामी है दोस्तों, नाम याद रखेंगे, चुन्नी गोस्वामी एक पेशेवर भारतीय है। क्या है? डैश खिलाड़ी हैं। ये किसके खिलाड़ी हैं? जिनके नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा, भाई देखो बहुत बड़ी बात है, जिनके नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो कौन किसके खिलाड़ी हैं दोस्तों? ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं भैया? फुटबॉल के ये खिलाड़ी हैं। त्रिपुरा में अगर बात करते हैं, त्रिपुरा में खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है? तो त्रिपुरा में एक होती है खर्ची पूजा। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि खर्ची पूजा कहाँ होती है? त्रिपुरा में होती है। तो कितने देवताओं की? 14 देवताओं की पूजा करी जाती है। और एक कब करिए? जुलाई के महीने में मनाया जाने वाला ये त्योहार है। जब लिटमस को वोरेक्स के एक विलियन में मिलाया जाता है, अगर हम लिटमस पेपर को वोरेक्स के एक विलियन में मिलाएंगे तो यह खालिस्तान डैश खालिस्तान हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? नीला हो जाता है। नीला कब होता है और लाल कब होता है, ये भी मैंने लिख रखा है। लिटमस को अगर क्षारीय विलयन में डुबाएंगे, ठीक है, बेस में डुबाएंगे अगर, तो भाई नीला हो जाएगा, ब्लू कलर देगा। अगर बेटा एसिड में मतलब अम्लीय चीजों में डुबाएंगे, अम्लीय घोल में डुबाएंगे, तो लाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा हो रहा है? इसमें नीला हो रहा है, तो बेस है ये। ठीक है, पीएच मान आपको पता होना चाहिए कितने से कितने तक है, जब केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाएंगे जब बताएंगे। देखो रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी थी? हेनरी बेकरल ने की थी रेडियो धर्मिता की खोज। इसका मात्रक क्या? बेकेरल। मात्रक क्या दोस्तों इसका? बेकेरल। अगर दोस्तों आगे बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक धातु में तत्व है? केवल एक अधातु तत्व है। ये में नहीं है दोस्तों, ये दूसरे पेज का फोटो आ रखा है नीचे साइड में। ठीक है, तो क्या आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक अधातु तत्व है? तो आवर्त सारणी के किस समूह में? तो कौन से समूह में? 14वें समूह में है सिर्फ एक अधातु, और वो भी कौन सा है? कार्बन है। कौन सा है दोस्तों? कार्बन। गांधार कला का विकास, जो गांधार कला का विकास डैश राजवंश के अंतर्गत की गई थी। तो किसके समय में गांधार कला की जो विकास हुआ था भाई? कुषाणों के समय में हुआ था। तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है ये। और जो गांधार कला है वो ग्रीक और रोमन दोनों के मिलकर बनी है गांधार कला शैली। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणाली संबंधित है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय